नमस्कार। प्लेटो एज ए फिलोसोफर, पॉलिटिकल फिलोसोफर कंप्लीट हो गया है। अब हम जो कुछ करेंगे वो ये देखेंगे कि अपने जो मैटर पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या वो क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या किस प्रकार के क्वेश्चन प्लेटो के ऊपर आते हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस की नेचर समझ में आ जाए, थोड़ी सी भाषा समझ में आ जाए। कई बार आप ये कहते हैं कि मुझे क्वेश्चन की भाषा ही समझ में नहीं आई। जब मैंने पहली बार नेट एग्ज़ाम दिया था तो मुझे क्वेश्चन में उत्तर में दिक्कत नहीं आई, मुझे दिक्कत आई कि क्वेश्चन क्या पूछना क्या चाह रहा है। तो कई बार क्या होता है कि अपने को पता ही नहीं चलता है कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो आज जो अपन क्वेश्चंस करेंगे उनका यही मूल मंतव्य है कि हम इस भाषा को समझना सीखें कि आखिर ये पूछना क्या चाह रहा है, ताकि जब प्रश्न की भाषा समझ में आएगी तभी हम कहाँ पहुंचेंगे, उसके उत्तरों तक पहुंचेंगे। एक एक करके इनकी शुरुआत करते हैं। दो कथन है ए और आर, कथन और कारण। आरपीएससी ने इस प्रकार के क्वेश्चन देने बंद कर दिए। एक क्वेश्चन नहीं आता इनके ऊपर कथन कारण वाला। इसका मूल कारण ये है कि ये जो कथन कारण के क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव कम होते हैं और सब्जेक्टिव ज्यादा होते हैं। इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मार्क लगते हैं। और पॉलिटिकल साइंस के जो भी पेपर सेटर हैं आरपीएससी के, ग्रेड सेकंड के, ग्रेड फर्स्ट के और असिस्टेंट प्रोफेसर के, उन्होंने ये निश्चय कर रखा है कि हमने जो क्वेश्चन बना दिया उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगना नहीं चाहिए। तो इसलिए कथन आज के लिए बंद हो गए हैं, क्योंकि इसमें कंट्रोवर्सी बहुत होती है। बहुत सारी इनके ऊपर रिट्स लगती है एक एक दो क्वेश्चन को लेके, क्यों रह जाते हैं एक दो क्वेश्चन से तो वो कोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन ये नेट में पूछे जाते हैं, अदर स्टेट्स में पूछे जाते हैं, करना तो पड़ेगा। प्लेटो और अरस्तु इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सके कि उनके समाज में राजनीतिक सत्ता सोफिस्टों द्वारा किए गए मजबूत व्यक्तिवादी दार्शनिक आंदोलन, ये समझ में आया क्या? यहाँ सोफिस्ट क्या थे बताओ? मैंने कहा था ना, उनके लिए हर चीज का मानदंड क्या है आप बताओ। उन्होंने प्रथम मानदंड किस मानव को ही माना था, यही किया था। वो व्यक्तिवादी थे, मानवतावादी थे, सापेक्षवादी थे, भौतिकतावादी थे। आंदोलन द्वारा और कमजोर हो गई थी। सोफिस्ट दार्शनिक मौजूदा व्यवस्था की न्याय संगतता को स्वीकार नहीं कर सके और उनने मनुष्य को सभी चीजों का मानदंड माना। तो अब ये पूछना चाह रहा है कि ये पहले तो आप कथन देखो कि दोनों सत्य है या असत्य। पहले आप वो दोनों कथन कैसे लग रहे हैं, पहले तो ये बताओ आप। दोनों कथन ठीक लग रहे हैं आपको? दूसरा सही है क्या, आप बताओ। पहला तो सही है कि प्लेटो और अरस्तु दोनों किसके विरोधी थे? सोफिस्ट। वो सोफिस्ट थे, वो व्यक्तिवादी थे, तो व्यक्ति को पहले मानते थे। ये इनके लिए राज्य पहले था, किसके लिए? प्लेटो के लिए और अरस्तु के लिए समूह पहले था, समुदाय पहले था। तो इसीलिए अरस्तु को समुदायवाद का विचारक भी कहते हैं। इनके लिए समुदाय पहले था। सोफिस्टों को ये मंजूर नहीं था कि उस टाइम जो व्यवस्था चल रही थी एथेंस में, उसमें किस चीज को मानदंड नहीं माना गया? देवी देवताओं को महत्वपूर्ण माना गया, समूह को महत्वपूर्ण माना गया, राज्य को, लेकिन किसको महत्वपूर्ण नहीं माना गया? मनुष्य को। तो दोनों कथन क्या है? सही है। पहले में व्यक्तिवाद है और दूसरे में मानववाद है। यही है, हर चीज का मानदंड है। तो इसी व्यक्तिवाद की नीचे ये क्या है, इसकी व्याख्या। व्यक्तिवाद होता क्या है ये बताओ? कि जिसमें हर चीज का मानदंड क्या हो? व्यक्ति हो, हर चीज के केंद्र में मानव रहे, उसी को व्यक्तिवाद बोलते हैं। इसने इसकी व्याख्या कर दी कि व्यक्तिवाद होता क्या है। जाति है, धर्म है, परिवार है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, हर चीज किसके अकॉर्डिंग होगी ये बताओ आप। पहले क्या आएगा, व्यक्ति या संस्थाएं और समूह? व्यक्ति पहले आएगा। कोई भी एक मानदंड है, कोई भी जाति है, उसकी कोई परंपरा है। पहले यही परंपरा है कि भोजन किसके साथ करें, या रोटी और बेटी का रिश्ता किसके साथ करें। ये जाति ने एक परंपरा डिसाइड कर दी।
एक व्यक्ति जो इस परंपरा को तोड़ के और दूसरी जाति में जाके शादी करता है, तो जाति के नियम मान्य होंगे या व्यक्ति के? व्यक्ति की इच्छाएं मान्य होगी, ये बताओ। नहीं। अगर सभी चीजों का मानदंड मानव को माने तो जाति दोयम है, उसके नियम महत्वपूर्ण नहीं है। किसकी इच्छाएं महत्वपूर्ण है? व्यक्ति की। ये है, हर चीज का मानदंड कौन है? मानव है। ठीक है। एक देश है, उसमें लोकतंत्र है, एक देश में राजतंत्र है, या किसी भी देश में डेमोक्रेसी, कोई सी एक कोई शासन है। दरअसल शासन किस प्रकार का होना चाहिए? जो वहां की परंपराओं ने, राजा ने डिसाइड कर दिया, या वहां के जैसे लोग कह रहे हैं वैसा होना चाहिए? आप बताओ। लोग कह रहे हैं, तो हर चीज का मानदंड कौन है? मानव है। वो कहेगा चीजें वैसी होनी चाहिए। जाति धर्म आदमी के लिए बने, आदमी के लिए नहीं बना, यही मानदंड है। ये सेंटर में आदमी रहता है, सारे काम इसके लिए होते हैं। तो ए और दोनों सत्य है, और इसकी क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। ये व्यक्तिवाद है, ये व्यक्तिवाद की व्याख्या है। ये इंडिविजुअलिज्म है, और ये इंडिविजुअलिज्म की व्याख्या है। प्लेटो के अनुसार, ध्यान से देख लेना कि एक पूर्ण शाश्वत और नियत, पूर्ण शाश्वत एब्सोल्यूट चीज क्या है? जो नियत चीज है, जो कभी भी बदलती नहीं है, जो सार्वभौमिक है, जो मरती नहीं है कभी भी। बताओ क्या है इनमें से? विचार है। विचार कभी भी नहीं मरते, आइडिया कभी समाप्त नहीं होते। द रिपब्लिक में प्लेटो के विचारों से संबंधित कथनों पर विचार करेंगे। प्लेटो मानता है कि दार्शनिकों की श्रेणी से योग्य महिलाओं को रोकना कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि एक दार्शनिक में जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे लिंग से प्रभावित नहीं होते। प्लेटो ने द रिपब्लिक की पुस्तक 5, इतना लिखा हुआ नहीं था इसमें, क्वेश्चन पूरा ऐसे होता है कि पुस्तक 5 में दार्शनिक रानियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। आप ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है, उनके बारे में बताओ। ठीक है। तो हालांकि इसने कहा है वो बन सकती है, लेकिन रिपब्लिक में कहीं भी ऐसी दार्शनिक रानियों का उसने उल्लेख नहीं किया। ये कहीं नहीं मिलता रिपब्लिक में स्पष्ट लिखा हुआ। हालांकि वो बार बार ये कहता है कि सेना के कार्य में और राजनीतिक कार्यों में महिला और पुरुष के गुणों और योग्यताओं में भेद नहीं होता। तो प्लेटो एक ऐसा व्यक्ति है जो महिला और पुरुष को क्या मानता है? समान मानता है। दोनों में समान सद्गुण होते हैं, समान योग्यताएं होती है, समान गुण होते हैं। तो दोनों ही कार्यों में महिलाएं सैनिक भी बन सकती है और महिलाएं शासक भी बन सकती है। लेकिन स्पष्ट उसने कहीं दार्शनिक रानियों की पुस्तक 5 में व्याख्या नहीं की है। तो सिर्फ कौन सा कथन सत्य है? एक, प्लेटो महिला पुरुष समानता का समर्थक है, असमानता का? समानता का समर्थक है। क्या महिलाएं सैनिक बन सकती है? क्या शासक? क्या प्लेटो के अकेडमी के दरवाजे महिलाओं के लिए खुले थे? क्या वो शिक्षित भी हो सकती है? ठीक। तो केवल कौन सा सत्य है? एक सत्य है। ज्ञान ध्यानपूर्वक पढ़ना है। नॉलेज एंड ओपिनियन इंटरकनेक्टेड है, और दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए, अनन्य हैं, जो अन्य नहीं है। दोनों अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक है। ये नॉलेज है और ये ओपिनियन है। राय करवाई थी ना, एक नॉलेज होता है, एक ओपिनियन होती है। सद्गुणों के दो रूप है। पहले तो इसी का निर्णय करो कि ज्ञान और राय अन्य है या अनन्य है? अन्य है, अनन्य है। ये दोनों एक है, अलग अलग है? अलग अलग। नॉलेज कैसा होता है? नॉलेज शाश्वत होता है, सार्वभौमिक होता है और निरपेक्ष होता है। और राय बदलती रहती है। जो बंद है उसकी राय अलग है, जो छुड़ा गया उसकी राय अलग है। देखिए, अंततः जो सर्वोच्च स्वाभाविक विचार और ज्ञान है वो बदलता नहीं है। तो ज्ञान अलग होता है और राय अलग होती है, दोनों अलग अलग होते हैं।
सद्गुणों के दो रूप हैं। पारंपरिक नैतिकता पर आधारित सद्गुण जो समय और स्थान के अनुसार बदलते हैं, और ज्ञान पर आधारित सद्गुण जो शाश्वत है। दो चीजें, दोनों को ध्यान से पढ़ो। पारंपरिक नैतिकता, परंपराओं से नैतिकता का निर्धारण किया गया कि नैतिकता क्या है, ये परंपराएं निश्चय करेगी। चलो अपन परंपरागत नैतिकता की चर्चा करते हैं। एक तो होती है सार्वभौमिक नैतिकता, जो सब जगह चलती है। हमें कभी भी भागती हुई सेनाओं पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी कमजोर को सताना नहीं चाहिए, हमें कभी भी बूढ़े व्यक्ति की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। ठीक है, ये तो है सार्वभौमिक नैतिकता। एक होती है पारंपरिक नैतिकता। अगर जब तक राजा राम मोहन राय नहीं आया था, उससे पहले की परंपराओं की चर्चा करते हैं कि एक स्त्री के पति की डेथ हो गई है, असामयिक मृत्यु हो गई है, तो उस स्त्री को उसके साथ सती हो जाना चाहिए। ये एक नैतिक विचार है और ये पूजनीय है जब तक राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंक नहीं आए थे। तो ये है पारंपरिक नैतिकता जो परंपराओं से स्थापित होती है। पारंपरिक नैतिकता ये कहती है कि हमेशा ही एक दास को मालिक की बात माननी चाहिए। पारंपरिक नैतिकता ये कहती है कि जो समाज वर्ण व्यवस्था पे बना हुआ है वो हायरार्कियल है, और चारों वर्ण क्या है, अलग हैं और एक दूसरे से नीचे या ऊपर है, और ऐसा ही रहना चाहिए। ये कैसी नैतिकता है? पारंपरिक नैतिकता। सद्गुण जो समय और स्थान के अनुसार बदलते हैं, ये पारंपरिक नैतिकताएं हैं। ये समय और स्थान के अनुसार बदलती है या सेम ही रहती है? बदलती है ना। वर्णीय व्यवस्था खत्म हो गई है, सती प्रथा समाप्त हो गई है, जाति के नियम बहुत सारे ढीले हो गए हैं, धर्म की बहुत सारी चीजें बदल गई है। अभी एक सीरीज चली है, भगवान राम अब सक्रिय हो गए, तो अयोध्या का घोटाला आ गया है, यहाँ बुटाटी धाम का घोटाला सामने आ गया है, बद्री धाम का घोटाला सामने आ गया है। कुल मिला के सब जगह गंदगी फैली हुई थी, बस अब हो क्या रहा है, वो बाहर आ रही है। तो पारंपरिक नैतिकता ये कहती है कि हमें भगवान को सर्वस्व अर्पित कर देना चाहिए। तो आज आपकी इच्छा क्या है? अर्पित कर दें सर्वस्व? आप बताओ। ये तो फिर ये लेके भाग जाएंगे जो मैनेजमेंट में जो बैठे हुए लोग हैं, इसलिए अब मंदिर में कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि वो भगवान के काम ही नहीं आता। तो ये तो नैतिकता तो बदल जाएगी। तो पारंपरिक नैतिकता समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। पहले कुछ परंपराएं थी, आज कुछ परंपराएं। ज्ञान पर आधारित सद्गुण है वो क्या होते हैं? शाश्वत होते हैं। दूसरा बताओ। ठीक है, ये सही है। जो ज्ञान के ऊपर और नॉलेज पे आधारित जो सद्गुण हो गए हैं वो क्या होंगे? शाश्वत होंगे, सार्वभौमिक होंगे, एब्सोल्यूट होंगे, यूनिवर्सल होंगे और निरपेक्ष होंगे। वो कभी बदलेंगे नहीं। तो कौन सा कथन सत्य है? बताओ। कथन दो सत्य। पहला तो गलत कर ही दिया ना अपन ने, पहले तो गलत है। कथन दो सत्य है, तो इसका उत्तर क्या आया? बी आया। ये लैंग्वेज घुमा फिरा के हो सकता है किसी और पूछ ले। यूनानी दर्शन में सद्गुण, ऐसे याद करो सद्गुण को क्या कहते हैं। रुक जाओ, याद करो आप। ये हिंदी की, इंग्लिश की जब हिंदी की गई ना तब गड़बड़ हो गई। अगर मैं इसको कह दूं अरेती, एरेती, सद्गुण को क्या बोलते हैं? अरेती। और जो न्याय है उसको डिकायोजनी। वो न्याय है जो डिकायोजनी है, सद्गुण को अरेती बोलते हैं। ठीक है, उत्तर क्या आया? डी आया। तो डिकायोसून क्या है? चलो ये बताओ। ये न्याय है। कि कोर्ट ब्रांड न्याय है क्या डिकायोसून? कोर्ट ब्रांड नहीं है, नैतिक न्याय है।
क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या करना है, क्या बुरा है, क्या शुभ और अशुभ, ये डिकायोजनी है। जो कानून के अकॉर्डिंग जो न्यायाधीश फैसला दे वो न्याय नहीं है, वो तो विधिक न्याय, कोर्ट ब्रांड न्याय। ये तो नैतिकता है, भलाई है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत से संबंधित वाक्य पढ़िए। यह मानसिक रोगों को ठीक करने का मानसिक इलाज है। सही है क्या? शिक्षा, जो हमारे मन में विचार होते हैं, अगर हम अच्छी प्रकार से ज्ञानवान और शिक्षित हैं तो अच्छे विचार पैदा होंगे, अनपढ़ है तो बुरे विचार पैदा। तो मस्तिष्क में जो विचार पैदा होते हैं उनको रोकने का एक ही तात्पर्य, आप शिक्षित कैसा है। तो साम्यवाद क्या है, इतना बताओ, साम्यवाद क्या है? इस लाइन को साम्यवाद के साथ पूरा करो। साम्यवाद, देखो, सारी बीमारियां होती है वो मन में पैदा होती है कि मैं ये भोग कर लूं, वो भोग कर लूं। तो जो हमारे मन में जितने भी कुविचार पैदा होते हैं वो दो तरीके से रोके जा सकते हैं। एक तो श्रेष्ठ विचारों के द्वारा कुविचार रोके जा सकते हैं, और एक जिसके लिए कुविचार हो आपके पास ही नहीं हो तो कुविचार की पूर्ति कैसे करोगे आप? आपके सामने से है, वो भोग की चीजें हटा दी, तो आप बताओ, अब विचार आ भी गया तो भोग कर नहीं पाओगे। तो साम्यवाद है मानसिक रोगों का। साम्यवाद क्या है? ये तो शिक्षा है, ये तो शिक्षा है। मानसिक रोगों का मानसिक इलाज। तो साम्यवाद क्या होता है? मानसिक रोगों का भौतिक इलाज होता है। ओके, तो ये तो सही है। मानसिक शिक्षा मानसिक रोगों का मानसिक इलाज है। यह मूलतगत व्यक्तिगत मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है कि ये प्राइवेट सेक्टर में है, मांग और पूर्ति है। जैसी आप मांग करोगे वैसी पूर्ति कर जाएगी। आपको हमें तो युद्ध कला सिखा देंगे, आपको नहीं हमें तो इकोनॉमिक्स पढ़ा देंगे, बोलो हमें तो एमबीबीएस पढ़ना वो पढ़ा देंगे। तो क्या ये मांग और पूर्ति के अकॉर्डिंग है क्या? बताओ। ये मांग और हर एक व्यक्तिगत मांग और पूर्ति के अकॉर्डिंग है नहीं है, बल्कि ये शाश्वत है, ये फिक्स है सबके लिए। हर एक व्यक्ति की इच्छा अनुसार इसमें बदलाव नहीं होगा। वर्तमान की शिक्षा कैसी है? मांग और पूर्ति के अकॉर्डिंग है। आप चाहो पैसा दो, कोई सी शिक्षा प्राप्त कर लो, आप जो मांग करोगे वैसी पूर्ति कर दी जाएगी। आप एमबीएस करो, एमबीए करो, एमए करो, बीएड करो, कुछ भी करो आप, ये ऐसी नहीं है, ये फिक्स है प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था। मांग और पूर्ति के अकॉर्डिंग नहीं बदलती, सास होता है ऐसी रहेगी। ये तो 18 साल तक, 20 साल तक, 35 साल तक, 50 साल तक फिक्स है क्या क्या पढ़ना है आपको। यह राज्य का नहीं बल्कि व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये किसका काम है? दरअसल राज्य का कार्य है कि वो सबको शिक्षा उपलब्ध करवाए। ऐसी चर्चाएं हुई थी अपनी। ठीक, तो इनमें से कौन सा सही है? मात्र एक सही है, तो इसका उत्तर क्या आया? सी आ गया। प्लेटो की लिखित पुस्तक है अपोलोजी। ये एक संवाद है, आगे भी कंट्रोवर्सी आएगी। ये एक डायलॉग है। इसमें संवाद के पात्र कौन कौन है? ठीक है, पहले तो अपोलोजी। एक तो ये याद रखना है कि अपोलोजी वो पुस्तक है जो प्लेटो ने सबसे पहले लिखी थी 399, जब सुकरात को मारा जा रहा था जिस साल। ये सबसे पहले इसकी लिखी गई पुस्तक है अपोलोजी। उसके बाद जार्जियाज है, फिर रिपब्लिक है, उसके बाद है स्टेट्समैन है, और अंत में लोजर। पहली पुस्तक कौन सी है? अपोलोजी। एक तो ये याद रखना है हर हालत में आपको कि इसकी पहली पुस्तक अपोलोजी है। एक तैयार हो गया। अब इस अपोलोजी में है क्या? इस अपोलोजी में एक अभियोक्ता है जो सुकरात के ऊपर आरोप लगाता है कि तूने ये गलतियां की है, तूने युवाओं को भड़काया है, देवी देवताओं का अपमान किया है, स्थापित परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की है। और उसके बाद सुकरात उनको स्वीकार करता है या बचाव करता है उनका कि मैंने क्या कहा और उसका अर्थ क्या लगाया आप लोगों ने। तो ये सुकरात है, और इसमें कौन है उसके ऊपर आरोप लगाने वाले? दो व्यक्ति है। ये ज्यादा एक डायलॉग कम है, एक मोनोलॉग ज्यादा है। ये मोनोलॉग है तो इसमें चलो दो है, लेकिन निरंतर नहीं है।
एक बार एक अभियोक्ता है वो आरोप लगा देगा कि तूने ये गलती की है, उसके बाद फिर लंबे लंबे जवाब कौन देगा? सुकरात लंबे लंबे जवाब देगा। तो ये होता है मोनोलॉग। मोनोलॉग होता है एक तरफा संवाद, जहां एक ही व्यक्ति बोल के अपने विचार व्यक्त करता है, उसको मोनोलॉग बोलते हैं। लेकिन ठीक है, इसने डायलॉग लिख दिया है, लेकिन ये पूर्णतः डायलॉग नहीं है। बाकी सब पुस्तकों में क्या है कि पात्र बोलते जाते हैं और बातें आगे बढ़ती जाती है। इसमें अभियोक्ता आरोप लगा देता है, सुकरात उनका जवाब देता है लंबे चौड़े। तो इसका उत्तर क्या है? सी है। क्रीटो के ऊपर पुस्तक है, क्रीटो इसका दोस्त था, और जो दंड दिया गया था प्लेटो का, क्रीटो इसको सुकरात को जो जहर के प्याले का निर्णय हुआ था, क्रीटो उसमें शामिल था कि सुकरात मेरा दोस्त है, फिर भी इसको जहर का प्याला देना चाहिए, क्योंकि वो समूह की शक्ति से डर गया था क्रीटो। पॉलीमार्फ से अपन पढ़ते ही है, प्लेटो अपन पढ़ाई है। तो ये अभियोक्ता है और सुकरात है। कौन सा अभिकथन सत्य है? प्लेटो का न्याय एक विधिक संकल्पना है क्या? नहीं है। विधि का तात्पर्य पहले से कानून बने हुए हैं और आपको उन कानूनों का पालन करना है। अगर आपने कानूनों का पालन नहीं किया तो आपको दंड मिलेगा। इसलिए कानून पालन करना न्याय है। क्या कानून पालन करना न्याय है क्या? यहां नहीं है। तो ये तो विधिक संकल्पना नहीं है, जहां एक जज बैठता है और वो देखता है कि आपने कानूनों का पालन किया है या नहीं किया है। ये तो दामिनी वाला न्याय है। न्याय के लिए ग्रीक शब्द क्या है? डिकायोजनी है ना। इसको देखो, डिकायोसून पता नहीं क्या क्या कर दिया जाता है ना, इंग्लिश की यही रहेगी, डिकायोजनी है। प्लेटो के न्याय से तात्पर्य है कथनी और करनी में सत्यता और ईश्वरता व्यक्ति का ऋण चुकाना, कि कथनी और करनी में तो सत्यता होनी चाहिए और ईश्वर का और व्यक्ति का ऋण चुकाना। ये कौन सा सिद्धांत है न्याय का? ये तो सेफालस और है, पॉलीमार्क्स वाला वो आ गया। कौन सा आ गया? ट्रेडिशनल थ्योरी आ गई। ये तो प्लेटो की नहीं है। प्लेटो का न्याय संप्रभु की शक्तियों के द्वारा परिवर्तित है और उसके नाम के लिए बनाए गए कानून और संस्थाओं के अनुरूप है। ये बताओ। प्लेटो का न्याय है संप्रभु हो गया राजा, उसकी शक्तियों द्वारा परिवर्तित। संप्रभु शक्तियों का परिवर्तन करेगा, ठीक है। उसने जो कह दिया, उसने जो बना दिया, वही क्या है? न्याय है। तो राजा ने कहा, वही न्याय है क्या? अब ये गलत है या सही है? आप प्लेटो की चर्चा कर रहे हैं, आपको प्लेटो का न्याय बताना है। आपने कहा ये प्लेटो का न्याय नहीं है। फिर आपने कहा ये सब तो सही है, डिकायोजनी होता है न्याय, तो ये तो डिकायोजनी है, सही है, नैतिक न्याय है ये तो सही है। तो पहली बात तो बाकी दोनों सही हो ही नहीं सकते। फिर अपन चारों को समझे। ये जो बात है ये सेफालस और पॉलीमार्क्स की है, ट्रेडिशनल थ्योरी है। और ये किसकी बात है? आप तो ये बता दो कि जो संप्रभु ने कहते जिसके आप पग पैर में जूत है ना, उसी की चलेगी। ये तो थ्रेसिमेक्स का है। संप्रभु की शक्तियां, जो शक्तिशाली ने कह दिया वही न्याय है। उसके नाम, उसने जो कानून बना दिए वही सही सत्य है, और उसने जो संस्थाएं खड़ी कर दी वही है। सारी चीजें किसके अनुरूप चलेगी? संप्रभु शक्तिशाली व्यक्ति, सोवरेन, जो किसी को नहीं मानता, जो तोप सिंह ने कह दिया वही न्याय। तो ये तो थ्रेसिमेक्स की कौन सी थियरी है? ये तो रेडिकल थियरी है। तो ये तो प्लेटो का न्याय नहीं, ये तो थ्रेसिमेक्स का है। तो इसका उत्तर ए ही सही हुआ। कौन सा? बी सही हुआ। प्लेटो तो इनका तो आलोचना करता ना, इनकी तो श्रेष्ठ परिषद। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये कहां है। श्रेष्ठ परिषद है नॉक्टर्नल काउंसिल। ये किस में वर्णित है? डेलोज। ये आपको सबको पता है, ये सी है। स्वर्णिम धागा, रूल ऑफ गोल्डन कॉर्ड और कठपुतली, ये कहां है?
ये भी डायलॉज में है। ठीक है, इसमें गड़बड़ है दोस्तों, इस पूरे क्वेश्चन में गड़बड़ है, लेकिन अपन इसका उत्तर पे पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे। नेट में आया था, बाद में डिलीट विलीट हो गया, बाद में देख नहीं पाए इसको, बहुत ही पुराना प्रश्न है ये। विचार तत्व होते हैं, तत्व किसको बोलोगे? पदार्थ को। तत्व तो पदार्थ होता है, तो क्या विचार पदार्थ होते हैं क्या? विचार तो पदार्थ नहीं होते, पदार्थ नाशवान होते हैं, विचार अनाशवान होते हैं। पदार्थ तो भौतिक पदार्थ होते हैं, खत्म हो जाते हैं, विचार कभी समाप्त नहीं होते। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये तो नहीं है। विचार सभी चीजों के सार होते हैं, हर चीज के मूल में, जड़ में क्या होते हैं? विचार, आइडिया ही होता है सब कुछ। हर चीज का सार, एसेंस, उसका निचोड़ क्या होता है? विचार होता है। ये तो सही है। विचार चीजों के यानी वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं। तो वस्तुएं होती है, जो वास्तविक होता है, जो यथार्थ होता है, वो विचारों का प्रतिबिंब होता है। आप इसको यथार्थ मान रहे हैं, रियल मान रहे हैं कि ये रियल है, दरअसल ये रियल है नहीं है, ये सिर्फ विचारों का छाया है, प्रतिछाया, प्रतिबिंब है। तो विचार प्रतिबिंब, विचार तो वास्तविक होते हैं, प्रतिबिंब क्या होती है? ये वस्तुएं। विचार मरते नहीं है, जबकि ये तो मर जाती है। तो विचार चीजों के प्रतिबिंब नहीं है। विचार सार्वभौमिक होते हैं, ये तो सही है। अब बताओ, इसका उत्तर आना था बी और डी, और यहां क्या आना था? सही है। अब ठीक है, तो बी सही है और डी सही है। सही है। अब ये बताओ कि कौन से सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन तो मिल नहीं रहा, क्योंकि ए और सी है, ये सही नहीं है। ए और सी तो है ही नहीं कहीं दिया हुआ, तो इसका उत्तर है क्या? तो चलो ऐसा करते हैं, इसको ऐसा ही रख लेते हैं और नीचे से एक ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं। अब क्या सही आएगा? ए और सी। और ये कह दे कि सही है और नहीं हटा दूं तो क्या आएगा? बी और डी आएगा। तो इसमें गड़बड़ है इस पूरे प्रश्न में, इसके नीचे ये सही नहीं थे, बाद में शायद ये डिलीट हुआ था कभी। समझ में आ गया? मुद्दा समझ का है, दर्शन था। शब्दावली उदास झूठ, नोबल लाई, कतई सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां आप कंफ्यूज में आ सकते हो, कैसे? सोचो आप, मैं मुस्कुराऊंगा, आपको पता चल जाएगा। एक आदमी का नाम और लिख देते हैं, बढ़िया, एक व्यक्ति का। फिर बताओ क्या करोगे? मैं एक व्यक्ति का नाम और लिखना नहीं चाहता, आपको पता है मैं नाम लिखूंगा तो किसको लिखूंगा? एक महान व्यक्तित्व, श्रेष्ठ व्यक्तित्व, महामानव का नाम लिखूंगा। अब क्या करोगे आप? बताओ, महामानव करोगे? हाँ, उस टाइम आपको कोई रिस्क लेनी नहीं है, वरना आपको कहां भेज दिया जाएगा? पाकिस्तान। चूंकि अभी उनका नाम नहीं है, इसलिए एक बार अपन ऐसी किसको मान ले? प्लेटो को। तो उत्तर क्या है इसका? ए है। और वहां अगर उनका नाम आएगा तो एक और काम करना पड़ेगा, ये शब्द भी हटाना पड़ेगा, है ना? सिर्फ क्या रखना पड़ेगा? ये पीछे इमरान खान प्रधानमंत्री था, तो एक दिन इसे चौड़ा होके और मिला, इतना ये मिला, अपने को पता है किससे मिला? तो आप मुझे जानते हो, मैं इमरान खान। फिर क्या मैं बहुत तेज फेंकता हूँ? क्रिकेटर था ना, तो मैं बहुत तेज फेंकता हूँ। कि बेटा तू कितनी तेज फेंकता होगा, लेकिन मेरे से लंबी नहीं फेंक सकता था। अपना मुख्य उद्देश्य है आपके चेहरे पे मुस्कान लाना। प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का क्या करता है? प्रतिपादन करता है। अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना, सही कार्य करना, जैसी आपकी आत्मा कह रही है वैसा ही काम करना, यही है न्याय। जैसे आपके सद्गुण है,
वैसे काम करना। एक व्यक्ति एक कर्तव्य, एक वर्ग एक कार्य है, बिल्कुल ओके। ये तो सही है। प्लेटो का न्याय सही कार्य करना है जो एक वर्ग के लिए, एक व्यक्ति के लिए निर्धारित है। अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना। ये किसका कथन हो सकता है? नहीं, ये थ्रेसिमेक्स का कथन है कि हमेशा ही कौन से लोग सुखी होते हैं? जो अन्याय झेलने की बजाय अन्याय करते हैं। तो हमेशा ही जो शक्तिशाली व्यक्ति वो खुश रहता है, वो सुखी रहता है, और जो कमजोर होते हैं वो क्या करते हैं? वो झेलते हैं दुख। तो ये तो थ्रेसिमेक्स का है। तो इसमें उत्तर क्या आएगा बताओ? सी। ए सत्य है लेकिन आर असत्य। ये तो थ्रेसिमेक्स का, प्लेटो का है ही नहीं है। तो प्लेटो की कौन सी रचना सुकरात के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है? बताओ। मैंने आपको दो पुस्तकें बताई थी शुरुआत में ही, द स्टेट्समैन एंड द लॉज। ये दोनों पुस्तकें इसके प्रभाव से मुक्त है, द स्टेट्समैन और लॉज। इसका उत्तर क्या आएगा? सी आएगा। कौन सा सिद्धांत प्लेटो से संबंधित नहीं है? नोएटिक मैन। दूसरा मैन कौन सा होता है? एपिटेटिव मैन। नोएटिक मैन जो अपने इच्छाओं को नियंत्रित करे और तार्किक हो, और एपिटेटिव जो उत्पादक भोगवादी। इसकी इंग्लिश है रूल। रूल को कानून नहीं लिखना चाहिए था इसको, रूल ऑफ गोल्डन कॉर्ड। जो कठपुतली के मस्तिष्क को नियंत्रित करता है, और मस्तिष्क यानी तर्क हर चीज को नियंत्रित करेगा, वही अच्छा नोएटिक मैन होता है। राज्य आइडियल रूप में है। अब क्या रह गया? अदृश्य हाथ का सिद्धांत। तो इनविजिबल हैंड किसका है फिर? एडम स्मिथ का। तो अदृश्य हाथ एडम स्मिथ का है। याद आ रहा है अदृश्य हाथ क्या था? किसी की याद है क्या? कि एक उद्योगपति जब भी संपत्ति निर्माण करता है, उद्योग लगाता है, तो बाकी सेक्टर का अपने आप ही क्या होता है? उधार होता है, फायदा होता है। तो एक अदृश्य हाथ है जो समाज की भलाई करता है। जैसे आज आपने पढ़ा होगा, गडकरी जी का एक अदृश्य हाथ को लेके कोर्ट आया हुआ है। गडकरी जी कह रहे हैं कि मुझ पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, पेट्रोल में गन्ने का रस मिला रहे हैं, तो ये गलत है। चलो मान भी लिया कि चलो मैंने गन्ने का रस मिला दिया, लेकिन अकेले गन्ने का रस नहीं मिलाते हम, मक्का है वो भी फर्मेंटेड करके मिलाते हैं, जो टूटे हुए चावल ये सब मिलते हैं उसके अंदर, पेट्रोल और डीजल के अंदर। इससे हुआ क्या है कि जो मक्का पहले 1800 2000 का था, वो 2800 रुपए में बिक रहा है। तो जैसे उद्योगपति चीजों को खरीदते हैं तो किसानों को क्या होता है? फायदा होता है। तो कैसा हाथ है? अदृश्य हाथ। इसलिए उद्योगपतियों को भी रोकना नहीं चाहिए। तो हम तो ये कह रहे हैं अकेला गन्ना मत मिलाओ, गोबर भी मिला दो, ताकि गाय के गोबर का रेट भी हमें मिलने लग जाए। गोमूत्र भी मिला दो उसके अंदर, ताकि गाड़ियां शुद्ध और सात्विक हो जाए। ये हमारी मांग है, ताकि उनकी भी रेट थोड़ी मिले ना, थोड़ी सारे शुद्ध भी सात्विक भी, पैसे का पैसा। तो वो था दृश्यार्थ। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक कौन है? ये तो आपने रट लिया। राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु। प्रत्यक्षवाद और मैकियावेली। मिलान करने की जरूरत नहीं, आप मिला लें। ये अगस्त कोम्टे का। इतना बताओ प्रत्यक्षवाद क्या होता है, इतना ही बता दो। पॉजिटिविज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है मैं दो शब्द लिखता हूं और मन ही मन सोचो आप कि इनमें अंतर क्या है। देखो इसको पॉजिटिविज्म किया करो। एक है प्रत्ययवाद और एक है प्रत्यक्षवाद। ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग है?
प्रत्ययवाद को इंग्लिश में बोलते हैं आइडियलिज्म और प्रत्यक्षवाद को बोलते हैं पॉजिटिविज्म। तो ये तो हेगल वाला है, ये तो प्रत्ययवाद किस वाला है, प्लेटो वाला है। और प्रत्यक्षवाद किसका, ऑगस्ट कॉम्टे का, कि जो इंद्रियों से दिखाई दे रहा है वही सच है। अब बताओ ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं या समानार्थक है? प्रत्ययवाद कह रहा है कि आइडिया सही है, प्रत्यक्ष जो दिखाई दे रहा है वो सही नहीं है। और प्रत्यक्षवाद क्या कह रहा है, जो उपस्थित है वो ही सही है, भौतिक जगत ही सत्य है। ये कहता है आत्मिक जगत सत्य है। प्रत्ययवाद अलग होता है, प्रत्यक्षवाद अलग होता है। ये आइडियलिज्म है और ये पॉजिटिविज्म है। चलो मिलान हो जाएगा, ये मैकियावेली है। कौन से दो सही है? प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया। आप बताओ, प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य करेगा और प्रत्येक वर्ग, और यही न्याय है, सही है। उसका आदर्श राज्य है केवल एक विचार था, न कि वास्तविकता। एक विचार था, वास्तविकता नहीं थी। एक आइडिया के अंदर पैदा हुआ। वह नारीवादी नहीं था, नारीवादी तो था। उसने वर्ग राज्य की बात कही। अब सुनो, वर्ग राज्य, अब इसने गलत लिखा। उसने स्पष्ट वर्ग वर्णन नहीं किया। ये एनटी के हालात है, इस पे कंट्रोवर्सी हो सकती है। अगर थोड़ा सा ये है कि वर्ग राज्य की बात करेंगे तो क्या हो गया, क्लास। और क्लास स्टेट की बात कार्ल मार्क्स करता है। क्लास कितनी होती है, दो, अमीर और गरीब, वो होता है क्लास स्टेट। ये वो वर्ग राज्य नहीं है जिसकी एक 3 वर्ग होंगे, उसको वर्गीय राज्य नहीं। हालांकि हम कहेंगे उसमें तो वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, 3। लेकिन जैसे वर्ग राज्य की बात आती है तो सीधा ही नाम किसका आता है, कार्ल मार्क्स का। अमीरों का राज्य है, सामंतों का राज्य है, पूंजीपतियों का राज्य है, मालिकों का राज्य, जिनके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है। तो ये तो कार्ल मार्क्स का है। तो कितने सही है बताओ? ये कार्ल मार्क्स का है, वो तो नारीवादी तो था। तो ए और बी, तो उत्तर क्या आया, ए आया। प्लेटो की रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? अब ये आप बताओ। आप देख लो, ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है कोने वालों, क्योंकि यहां से दिक्कत है, सामने आ जाए करो। सच बोलना, अपने ऋण चुकाना न्याय है क्या? नहीं। प्रत्येक को उसका दे देना, ये दोनों कौन से नियम है? ये तो परंपरागत है, सेफलस का और पॉलीमार्क्स कहते हैं ऐसी बातें। आत्म चेतना के निर्देशों के अनुसार जीवन का निर्वाह करना नहीं है, जीवन निर्वाह नहीं है। न्याय जीवन का निर्वाह करना नहीं है। अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन करना, ये न्याय है। जीवन निर्वाह नहीं है, न्याय है। जो जीवन चलाना नहीं है, वो चीजों को बेचना, खरीदना, नौकरी करना न्याय नहीं है, बल्कि अपने कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना न्याय है। इसका उत्तर बी है। इसने यह विचार दिया कि पश्चिमी विचार या तो प्लेटोवादी है या प्लेटो के विरोधी है, लेकिन पूरा वाक्य नहीं लिख पाई है अपने गलती से। कभी भी गैर प्लेटोवादी नहीं रहा, ये है सही वाक्य। या तो प्लेटोवादी है या प्लेटो का। दोनों ही चक्र में सेंटर में कौन है, प्लेटो है। विरोध कर रहे हैं तो प्लेटो के नाम तो लेना ही पड़ेगा, और प्लेटोवादी तो प्लेटो का नाम है। गैर प्लेटोवादी को ऐसी चीज खोज लेना जिसमें प्लेटो का नाम ही नहीं हो। ठीक है, अपन ऐसा करते हैं, पहले प्लेटो की चर्चा करते हैं और फिर कुछ विचारकों की चर्चा करते हैं। प्लेटो ने कहा 2 चीजें देखो, एक है आत्मा या एक है आइडिया,
और एक है मैटर, यही है, ये आत्मा है और ये शरीर है। अब आप सारे विचारकों को लाओ, या इनसे बाहर नहीं जा पाएगा कोई भी। अरस्तु कह रहा है दोनों है, होब्स कह रहा है केवल मैटर है, कार्ल मार्क्स भी कह रहा है केवल मैटर है, हेगल कह रहा है केवल आइडिया है। तो घूम तो वहीं रहे हैं सारे के सारे। हेगल कह रहा है केवल आइडिया है, होब्स और कार्ल मार्क्स कह रहे हैं केवल मैटर है। राष्ट्र राज्य का जो आदर्श विचार है वो विचार है, एक श्रेष्ठ विचार है हेगल। होब्स बोला सारा झगड़ा पैसे के लिए है, संपत्ति के लिए, ताकत के लिए, औरतों के लिए। और कार्ल मार्क्स बोला सारा झगड़ा किसके लिए है? संसाधनों के लिए, भौतिक संसाधनों के लिए है। तो मार्क्स और होब्स दोनों भौतिकवादी है और हेगल आदर्शवादी या प्रत्ययवादी है। अरस्तु दोनों को मानता है, प्लेटो इस एक को मानता है लेकिन वर्णन दोनों करता है। इसको सच मानता है, इसको झूठ मानता है, इसको छाया मानता है जो आती और जाती रहती है, तो प्रतिबिंब है तो प्लेटो की तरह घूम रहे हैं, या तो विरोध कर रहे हैं और या हेगल समर्थन कर रहा है और ये उसका विरोध कर रहा है। तो कोई भी चीज गैर प्लेटोवादी नहीं है। प्लेटो ने दो चीजें बता दी, सब कुछ वही चीजें घूमती है। और ये वाक्य है किसका? कार्ल पोपर। पुस्तक बताओ, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज आई कब थी? 1945 में। दोनों याद रखना, क्योंकि आजकल नेट में क्वेश्चन आते हैं कि आप बताओ कौन सी किताब पहले है और कौन सी ये, और पूछ लेते हैं। 1945 याद रखना। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। कितने एनिमीज है बताओ? 3 है। कौन कौन से? पहला प्लेटो, फिर हेगल का शिष्य है कार्ल मार्क्स। हेगल का शिष्य था लेकिन उसने कहा कि गुरुजी का जो दर्शन था वो किसके बल खड़ा था, और मैंने उसको पैरों के बल खड़ा कर दिया। दोनों एक ही देश के थे, हेगल भी और कार्ल मार्क्स भी। तो 3 को बताता है वो, ओपन सोसाइटी के 3 दुश्मन, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। कौन? कार्ल पोपर। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में 3 घटक होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा, भूख होती है। तीनों सही है। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। देखो पहले तो ये बताओ, पहला सही है क्या? सही है। दूसरा, परिभाषा करवाई थी, 2 परिभाषाएं कराई थी राज्य की। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, और राज्य ओक और सहतूत के वृक्षों से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से बनता है। दोनों बातें हुई थी, दोनों सही है। 3 घटक होते हैं, इन 3 घटकों से क्या बनता है? नहीं, इन 3 घटकों से 3 वर्ग बनते हैं, और 3 वर्गों से एक राज्य बनता है। तो व्यक्ति बड़ा होके क्या बनता है? राज्य बनता है। तो ये व्यक्ति बड़ा होगा तो बन जाएगा राज्य। तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। यही कंट्रोवर्सी आती है बस इसके अंदर। यही तीनों बड़े होके और क्या विराट रूप में लेंगे तो क्या बन जाएंगे? राज्य। तो इन तीनों का अगला रूप राज्य ही तो है। सही है और व्याख्या भी कर रहा है। कौन से कथन सही है? प्लेटो की रिपब्लिक न्याय से संबंधित है क्या? है? प्लेटो श्रम विभाजन में विश्वास करता है क्या? काम एक सारे लोग सारे काम करेंगे या श्रम का विभाजन किया हुआ है? एक वर्ग एक ही प्रकार का काम करेगा, श्रम विभाजन है। प्लेटो कार्य विशेषीकरण है क्या इसमें? एक विशेष व्यक्ति और विशेष वर्ग विशेष कार्य करेगा। सारे वर्ग सारे कार्य नहीं करेंगे और सारे व्यक्ति भी सारे कार्य नहीं करेगा। प्लेटो के लेख है ये डायलॉग के रूप में है, लगभग 25 डायलॉग है इसके। ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है। ओके, सारे सही है।
कंसर्निंग जस्टिस इसका उपशीर्षक है। रिपब्लिक न्याय पे लिखी गई है। इसमें श्रम का विभाजन है, 3 वर्ग है, तीनों अलग अलग काम करेंगे। कार्य विशेषीकरण बार बार किया था अपन ने। और प्लेटो के लेख डायलॉग यानी वार्ता के रूप में। चारों सही है, इसका उत्तर डी था। अब ये कोई सी पुस्तक में कुछ भी पूछा जा सकता है, यहां दिक्कत आती है। आप इसी में बाई चांस पूछ ले, मैंने एक सेंस में पेरिकलीज है, पेरिकलीज के स्वर्ण युग की आलोचना की गई है। पेराकलीज वहां का लोकतांत्रिक नेता था जिसको हम फादर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, पेराकलीज को। तो मैंने एक सेंस में स्वर्ण युग की जो पेरिकलीज के टाइम था उसकी क्या की गई है आलोचना, ये सही है। क्योंकि आप 25 डायलॉग पढ़ के 25 डायलॉग की वो नहीं पता कर सकते इनके अंदर क्या है, ऐसे तो पूछ लिया। मेनो में प्रोटोगोरस में प्रस्तुत सद्गुण की शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया है। मेनो भी इसकी क्या है, एक डायलॉग है, और प्रोटोगोरस भी इसका डायलॉग है। प्रोटोगोरस में वही लिखा है जो मेनो में लिखा गया है। क्रिटिलस में लिखा है कि नगर राज्य अथवा राज्य का विचार स्वर्ग में पैदा हुआ। ये तार्किक रूप से वैसे सही नहीं है कि क्रिटिलस में लिखा है कि नगर राज्य अथवा राज्य का विचार कहां पैदा हुआ, धरती पे पैदा हुआ है। स्वर्ग में पैदा व्यक्तियों ने पैदा किया, स्वर्ग में कोई देवी देवता थोड़ी पैदा करेंगे इस विचार को, ये सही नहीं है। एंथ्रीपो एक फिर कैसे डायलॉग है, देवी पवित्रता की सेवा को पवित्र कार्य माना गया जो आत्मा को ऊपर उठाती है। एंथ्रीपो में ऐसा लिखा गया, देवी की प्रशंसा है इसके अंदर। तो इसमें से 3 तो है, 1 2 4 तो सही और तीसरा क्या है गलत है। तो इसका उत्तर है 1 2 और 4। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें, छोड़ना है ऐसे क्वेश्चंस को, हाथ ही नहीं लगाना है। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको पर्टिकुलर 2 का पता हो 4 में से कि 2 तो इसके उत्तर पक्के ही है, या ये पता हो कि ये 2 तो इसके उत्तर हो ही नहीं सकते, 1 पे रिस्क नहीं लेंगे आप। अगर आपको ये पता हो ना कि देखो ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, अब इनके रिस्क ले लेते हैं, तो ऐसे में तो ले लिया करो। लेकिन आपको 4 ऑप्शन है और चारों में से 1 का पता है, 3 का पता नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन पे रिस्क नहीं लेनी। और चारों का पता नहीं है तो वो तो हाथ ही नहीं लगाना। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही छोड़ने वाले होते हैं। फिर अपन कहते हैं अपन इन तक पहुंचे कैसे, ताकि हम 140 में से 140, 100 में से 100 और 150 में से 150 करके आए। तो फिर आप अगर जेमिनाई बन जाते हैं और अगर आप क्लोड बन जाते हैं तो भी आपके ऐसा नहीं हो। अगर वो बन सकते तो आप देख लो। तो कैसे करें फिर, इसका एक ही इलाज है कि इतना कर ले कि जितना का 40% ले आए और उनको बार बार कर ले। बहुत ज्यादा रायता बिखेर दिया तो समेटा नहीं जाएगा। 25 डायलॉग है, 25 में क्या क्या बातें लिखी हुई है। ये तो 25 डायलॉग पढ़ो फिर याद रह जाएगा। 25 डायलॉग नाम याद नहीं रहते। अभी मैं हटा दूंगा, बाद में बता देना कौन कौन से थे। 2 के नाम याद नहीं होंगे इनमें से। शांति, स्वर्णिम संतुलन, गुफा का सादृश्य और भाग्य स्त्री की भांति है। चलो ये सिंपल क्वेश्चन है। शांति, गोल्डन मीन, रुक जाओ क्यों, गोल्डन मीन स्वर्णिम संतुलन, गोल्डन कोड नहीं है, स्वर्णिम मध्य है। गोल्डन रूल है, ये मध्य में रहना है। वीणा के तारों को ज्यादा खींचना नहीं है और ज्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना है। तो स्वर्णिम मध्य तो किसका है, अरस्तु का है। गुफा का सादृश्य है, एनालॉजी ऑफ केव किसकी है, प्लेटो की। और भाग्य स्त्री की भांति है जो रूठता रहता है। तो हमेशा ही भाग्य एक जैसा नहीं रहता, ये रूठता है जैसे स्त्री रूठती है। मैं क्या लिखा, तो अब मिलान आप कर लेना, इसका क्या होगा, क्या होगा बी, क्या 2 3 4 और 1 और 4, बी हो गया इसका उत्तर। ठीक है।
कार्ल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज किसकी मीमांसा की गई? प्लेटो की, हेगल की और कार्ल मार्क्स की। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कार्ल पॉपर में घुमा फिरा के इतिहासवाद के ऊपर, मिथ्या चेतना के ऊपर, उसकी कोटेशन के ऊपर एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आप जब भी विचारक पढ़े ना, तो आपके पास ओपी गाबा की एक पुस्तक है, उसमें से कौन सा विचारक जरूर पढ़े? कार्ल पॉपर। और थोड़ा सा सर्च और कर ले, इसकी प्रसिद्ध कोटेशन बता दो, ये क्या कहना चाह रहा है मुझे बता दो, तो थोड़ी छवि बन जाएगी कार्ल पॉपर की। ये ऑस्ट्रिया का था, बाद में ब्रिटेन आ गया था। वैचारिक या अवधारणात्मक यथार्थवाद, जो कंसेप्चुअल रियलिज्म है, ये एक टफ चीज है कि इसने जो अवधारणाएं समझाई है, उस अवधारणाओं में कौन सी अवधारणा सत्य है, इसकी चर्चा करते हैं। वे ऐसे शब्द है जिनका अर्थ निकलता है। हाँ, अगर आप विचारों का निर्माण करेंगे तो इनका कोई न कोई सेंस होगा। विचार नॉन सेंस नहीं होते। सुकरात ने जो भी अंतिम विचार व्यक्त किए हैं, आइडियाज दिए हैं, वो ऐसे शब्द है जिनका क्या होता है, कोई ना कोई सेंस होता है। तो जो विचार है, अवधारणाएं होती है, कंसेप्ट जो दिए गए हैं, चाहे वो न्याय का कंसेप्ट दिया गया है, चाहे साम्यवाद का कंसेप्ट दिया गया है, चाहे उसने स्त्रियों की समानता का कंसेप्ट दिया है, ये सारे कंसेप्ट क्या है, इनका सेंस निकलता है। ये नॉन सेंस नहीं है। हम किसी अवधारणा को उसकी आवश्यक और पर्याप्त शर्तों के साथ ठीक से परिभाषित कर सकते हैं। मैं नहीं समझाऊंगा ये सही है या गलत है। आप देखो प्लेटो इसके बारे में क्या कह रहा है, या सुकरात सोच लो क्या कह रहा है इसके बारे में। चलो अवधारणाएं नहीं समझ में आ रही, न्याय तो समझ में आ रहा है, सद्गुण क्या होते हैं समझ में आ रहा है ना, वर्गों का निर्माण कैसे होता है, वर्ग भी समझ में आ रहे हैं आपके। ठीक, ये अवधारणाएं हैं। क्या इनको प्रॉपरली परिभाषित किया जा सकता है क्या? सुकरात कहता है, या सुकरात के प्लेटो कहता है कि हम अगर ढंग से द्वंद्व करें तो हम किसी भी चीज का सही अर्थ ढूंढ सकते हैं, बशर्ते कि हम ढंग से क्या करें, द्वंद्व करें। ऐसे ही प्रॉपर चीजों तक पहुंचने के लिए, निरपेक्ष ज्ञान तक पहुंचने के लिए, अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए सुकरात द्वंद्व करता था लोगों से, उनसे तार्किक बहस किया करता था ताकि हम अंत तक एक सत्य तक पहुंच जाए। अब बताओ ये सही है या गलत है? सही है। क्यों? क्योंकि अगर आप सही तरीके से द्वंद्व करेंगे तो हर चीज को ठीक से परिभाषित कर देंगे। और सुकरात यही किया करता था, चौक चौराहों पे खड़ा होकर किसी भी चीज की परिभाषा क्या है, उसको ठीक से कैसे परिभाषित किया जाए, वास्तव में न्याय क्या है। तो अंत में न्याय ठीक से परिभाषित हुआ ना। प्लेटो बोला ये बस परिभाषित हो गया न्याय, और ये द्वंद्व से हुआ, तो ठीक से परिभाषित किया जा सकता है। इसका संदर्भ वास्तविक चीजों से होना चाहिए। अब ये यहां गड़बड़ है कि जो आपने अवधारणाएं दी है, देखो आप इस शब्द पे मत जाओ, इस शब्द को किससे जुड़ो, कंसेप्ट से जुड़ो। आपने जो विचार दिया है, जो कंसेप्ट दिया है, वो विचार काल्पनिक है या इस जगत में संभव है, ये बताओ आप। तो जिस न्याय की हम स्थापना करना चाह रहे हैं, जो हम कार्यों का विभाजन कर रहे हैं, जिन वर्गों की हम चर्चा कर रहे हैं, जो स्त्री पुरुष को समान मान रहे हैं, ये कोरी कल्पनाएं हैं क्या, या ये वास्तविकता में आ सकती है? हम धन का त्याग करते हैं, क्या ये हो सकता है क्या? वो तो सकता ही है। आलोचना में कह सकते हैं नहीं हो सकता, लेकिन जब इसने रिपब्लिकन लिखी थी तब क्या था?
तब तो इसने संभव माना था, तभी तो उसने न्याय का विचार दिया, इसने साम्यवाद का विचार दिया, इसने संपत्ति के छोड़ने का विचार दिया, इसने वर्गों का विचार दिया, सद्गुणों का विचार दिया। तो ये जो विचार अवधारणाएं होती है ना, ये सिर्फ कल्पनाएं नहीं होती, बल्कि इनका संबंध किन चीजों से होता है। आलोचक कहते हैं कि ये कल्पना है, लेकिन है तो ये वास्तविक। प्लेटो की नजर में सारी क्या है, वास्तविक है। इनको धरती पे उतारा जा सकता है। और बेचारे ने जब रिपब्लिकन लिखी उसके बाद कोशिश भी तो की थी, और कुछ चीजें तो लागू हुई, शिक्षा तो लागू हो ही सकती है, कुछ तो लागू हो ही सकता है। गांधी ने सत्य और अहिंसा की बातें की, पूर्णतः नहीं लागू तो कुछ तो लागू हो ही सकती है। तो क्या सत्य और अहिंसा का विचार पूर्ण कल्पना है क्या? आप बताओ। सत्य भी तो हो सकती है, बहुत सारे लोग इसका पालन भी तो करते हैं, बहुत सारे देश इस नीति का पालन करते हैं। तो इसका संदर्भ है, जो इसकी अवधारणाएं हैं उनका संबंध कल्पनाओं से नहीं है, बल्कि वास्तविक चीजों से, इस वास्तविक जगत में लागू हो सकती है ये। तो क्या सही है? इनका एक मतलब निकलता है, ये ठीक से परिभाषित हो सकती है उदाहरणाएं अगर द्वंद्व करें ढंग से तो, और इनका संबंध किससे है? वास्तविक चीजों से। तो सभी सही है। ये कि रिपब्लिकन इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि यह एक रोमांस है, यानी ये एक यूटोपिया है, या ये एक रोमांटिसिज्म है, या प्लेटोनिक है, इस वजह से नहीं देता। बल्कि प्लेटो चाहते थे कि ये भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण हो, कि भलाई का विचार क्या है, भलाई होती क्या है, सद्गुण क्या होते हैं, ज्ञान क्या होता है, इसको हम वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या करने की कोशिश करें। ये केवल एक रोमांस और कल्पना नहीं थी, बल्कि प्लेटो ये चाहता था कि रिपब्लिकन के माध्यम से हम लोगों को आदत डालें कि वास्तव में सत्य क्या है, यहां तक पहुंचने की कोशिश करें। ये किसने कहा? ये कहा डनिंग ने। ये कोटेशन लिखी हुई है, आप देखना, डनिंग लिखी है। तो क्या रिपब्लिक का कोरा रोमांस है क्या? नहीं, कोरा रोमांस नहीं है। ये भलाई के विचार पर जाने का एक वैज्ञानिक रास्ता है, लेकिन प्लेटो की नजर में वैज्ञानिक है, आलोचकों की नजर में वैज्ञानिक है नहीं हो, लेकिन प्लेटो की नजर में तो है। प्लेटो का न्याय किस पे आधारित है, ये आप बता दो। अब ऐसे नहीं करते हैं, आप सब विद्वान हैं, एक दूसरे का हाथ देख के हाथ खड़ा नहीं करेंगे, वो मूर्ख आदमी करते हैं। आप स्वतंत्र मानव हैं, स्वतंत्र देश में रहते हैं। ए के समर्थन में कौन कौन है? ए के कोई नहीं है। बी के, आप बी के समर्थन में, ठीक है। सी के समर्थन, ये कौन से हैं? ये जिनका नया तो हाथ ऊपर है, नहीं ऐसे नीचे बीच से, वो कौन से हैं? आधा आधा, 50-50। सी के समर्थन में कौन है? सी के, आप। डी के समर्थन में तो बाकी ई भी तो है ना इसमें, है कुछ भी नहीं है, हम छोड़ रहे हैं इसको, ठीक है। बाकी ई है, सिंपल है, कहीं भी अपराध की चर्चा नहीं करता। कार्यात्मक विशेषज्ञता यही है, एक दूसरे के कर्तव्य और सद्भाव में विभिन्न वर्गों द्वारा हस्तक्षेप नहीं करना। सद्भाव को यहां सद्गुण लिख देना था, सद्भाव लिख दिया, हो गया। उत्तर क्या है? बी है। हाँ, अभी लो। निजी मामलों में सद्भाव, प्यार और राज्य का हस्तक्षेप नहीं करना। निजी मामलों में आपस में सद्भाव और भाईचारा हो। अब आपकी संकीर्ण दृष्टि है वो इस शब्द को बदनाम कर रही है। प्यार एहसास होता है, इसकी शब्दों में व्याख्या नहीं हो सकती। प्यार ये भी है, प्यार वो भी है, प्यार वो सब कुछ है जो आप फील करते हैं, इसको शब्द में व्याख्या नहीं कर सकते।
कई बार गाय का बछड़ा, ठीक है, जो हट्टा कट्टा है और वो फुदकता है, तो उसको देख के भी उस पे प्यार आता है। कई बार गोल मटोल बच्चे, उनको देख के भी प्यार आता है ना। कई बार जब बारिश हो जाती है उसके बाद मिट्टी की जो सौंधी सी महक आती है, उससे भी प्यार आता है। आपके लिए प्यार शरीर है, क्योंकि प्यार तो व्यापक है प्लेटो की नजर में। तो इसीलिए आपने कहा कि इसकी व्याख्या करो। मुझे पता था कि इसमें से किस चीज की व्याख्या मांग रहे हैं आप। आपका दोस्त नहीं है, आपकी उम्र ऐसी है, लेकिन आपको बिगाड़ा जा रहा है ना। आपसे कहा जा रहा है कि आप प्यार मत करो, बल्कि आप घृणा करो एक दूसरे से, जातीय घृणाएं और धार्मिक घृणाएं। कौन सी एक सुमेलित नहीं है, बताओ? प्लेटो की आगमनात्मक पद्धति, अरस्तु की तुलनात्मक पद्धति, हेगल का आदर्शवाद और मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद। चलो आपने अब यहां तक पहुंचे नहीं हो, फिर भी आप इसको पहचान सकते हो। प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है, जो पहले निष्कर्ष निकालती है और तथ्यों का संकलन बाद में करती है। पहले कह देता है दार्शनिक राजा अच्छा है, और दो चीजों से बड़ी है जिसमें आइडिया महत्वपूर्ण है और मैटर महत्वपूर्ण है नहीं। ये पहले दार्शनिक पद्धति होती है निगमनात्मक। आगमनात्मक तो वैज्ञानिक पद्धति होती है, ये तो अरस्तु की है। ऐसे याद नहीं रहते, ऐसे याद कर लो। निगमनात्मक तो प्लेटो से मत जोड़ो, लेकिन ऐसे अरस्तु और ऐसे आगमनात्मक ऐसे जोड़ लो। इसका उत्तर ए है। ये सिंपल क्वेश्चन है। प्लेटो का एक आदर्श राज्य है, ये सुकरात नहीं है। यहां क्या लिख रहा था बताओ? या अरस्तु लिख रहा था? सुकरात का क्या है? वो तो प्लेटो का राज्य, सुकरात का राज्य है। तो बताओ बी का अरस्तु करें तो क्या होगा? एक सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य जिसका नाम पोलिटी है, ठीक है। जॉन लॉक का क्या है? राष्ट्रमंडल, ये राष्ट्रमंडल बोलते हैं। और कार्ल मार्क्स का वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज। अब ये कहां मिल रहे हैं आप देख लेना। बी में है क्या? लो, जब तक इस दुनिया में राजा और राजकुमार दार्शनिकता वाला स्वभाव और क्षमता नहीं होगी, तब तक नगर राज्य को बुराइयों से मुक्त नहीं किया जा सकता। एक आदर्श राज्य का निर्माण तभी होगा जब दर्शन का ज्ञान राजा का हो और राजा दार्शनिक हो, तभी एक आदर्श राज्य का निर्माण किया जा सकता है। ऐसी कोटेशन आप देखना इसके अंदर, बिल्कुल सही है। राजा और राजकुमारों को क्या होना चाहिए? दर्शन का ज्ञान होना चाहिए। किसी राज्य में रिपब्लिक का उद्देश्य तभी परिपूर्ण होगा जब मानव जीवन का प्रतिनिधित्व न्याय और शुभ के विचार पर आधारित रहते हुए क्या किया जाए? शासन किया जाए। पहले तो निर्धारित करेंगे ए और दोनों है, ये सत्य है या असत्य है? दोनों के दोनों सत्य है। अब ये कह रहा है कि राजा और राजकुमार है, उनको काय की शिक्षा देनी होगी ताकि राज्य को बुराइयों से मुक्त करे। और ऐसी ही शिक्षा है जो न्याय और काय पर आधारित होती है, शुभ के विचार पर आधारित होती है। तो इसका उत्तर तो हिसाब से तो ए और बी दोनों सही है, और ऊपर वाले के नीचे वाला क्या कर रहा है? व्याख्या। ये कह रहा है कि गड़बड़ कहाँ होती है? जहां राजा और राजकुमार दार्शनिक नहीं होते, उनको काय का पता नहीं होता कि न्याय क्या है और गुड क्या है, फॉर्म ऑफ द गुड क्या है, उनको पता नहीं होता, इसलिए गड़बड़ होती है। तो उनको इसका पता होना चाहिए उनको कि न्याय क्या है और गुड क्या है। तो हिसाब से तो इसकी है ए आना चाहिए था, लेकिन माना हुआ क्या है? बी है। माना हुआ बी है इसका उत्तर, जबकि उत्तर ये होना चाहिए था इसका। अब आप कह रहे हैं बड़ा कौन है? बस यही दिक्कत आती है इसके अंदर, ए और कथन और कारण वाले क्वेश्चंस में। तो अब इसको कंट्रोवर्सी, इसको छोड़ देते हैं। आ गया तो बी कर देना भाई, लेकिन सही में इसका उत्तर क्या है? ए है।
आप खुद देखो कि राज, ये पहला है, दूसरा उसकी सही व्याख्या कर रहा है। ये कह रहा है गड़बड़ कहाँ होती है, जब राजा और राजकुमार वो दार्शनिक है नहीं होते, और दार्शनिक होना क्या होता है, तो दर्शन की क्या की गई इसमें व्याख्या की गई। तो इसका उत्तर अपन छोड़ देते हैं। इसका वैसे उत्तर क्या मानना हुआ है, बी। ये तो आप बता दोगे। अब ये है गोल्डन मीन। गोल्डन मीन है कि बीच का रास्ता ही सही रास्ता होता है। अतियां चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की, अतियां दोनों बुरी होती है। तो इसका उत्तर क्या आया, ए सही है, दैत्य धातु सही है, गुफा का रूपक भी सही है, श्रोणी मध्य गोल्ड मीन मध्यम मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। ये तो अरस्तु का है और कन्फ्यूशियस का, दोनों का ये। विभाजित रेखा, भीतरी आंखें, विभाजित डिवाइडेड लाइन सब किसकी है, प्लेटो की। तो क्या हुआ, 1, 2 और 4। उत्तर क्या आया इसका, डी आ गया। तो आप अपन देख रहे हैं ज्यादातर क्या आ रहा है, देखो ज्यादातर शब्दावलियां आ रही है कि प्लेटो की कौन सी शब्दावली क्या आया, डी आ रहा है। अच्छा, ज्यादातर प्लेटो की शब्दावलियां आ रही है। प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ में कौन से, देखो रिपीट भी हो रही है चीजें। राज्य व्यक्तियों का वर्द पहले पढ़ चुके हैं, राज्य व्यक्तियों का वर्द रूप है। कार्यों का विभाजन अभिवर्ती के अंतर पर निर्भर है, नहीं होता। देख लो, एथेंस में महिलाओं को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। राजनीतिज्ञों की अन्य विज्ञता और एक क्षमता लोकतंत्र का कारण है। ये तो किया था कि लोकतंत्र कब होता है, जब राजनीति अन्य विज्ञ और क्या हो, असक्षम, तब लोकतंत्र आता है, वरना तो कुलीन तंत्र रहता है। एथेंस में महिलाओं को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, सही है। प्लेटो ने कहा इनको भाग लेना चाहिए, जो एथेंस में वो नहीं थी। वो बोला अकेडमी में दूंगा मैं महिलाओं को, महिलाएं भी तो बराबर होती है, जो एथेंस में उस टाइम था नहीं ऐसा। ये प्लेटो नहीं है, ये क्या है, एथेंस है। ये प्लेटो की रिपब्लिक नहीं है, एथेंस की चर्चा है, व्यवहार में क्या था वहां। ये बिल्कुल सही है, ये सही है, ये सही है। कार्यों का विभाजन, आपके कार्यों का अभिवृत्ति होती है आपके एटीट्यूड्स, आपकी अंतरात्मा के सद्गुण। तो बताओ कार्यों में अंतर किस वजह से आता है, रुचियों अभिवृत्तियों की वजह से आता है। आपके जो सद्गुण है कि आपकी रुचि काय में है, खून बहाने में है, पढ़ने में है, या फिर चीजों को कमाने में, तो आप उसी वर्ग में जाएंगे और वैसे ही बनेंगे आप। तो आपके कार्यों का विभाजन किस पे निर्भर करता है, एटीट्यूड और अभिवृत्ति और रुचियों पे निर्भर करता है। ये कहते निर्भर नहीं होता। तो जैसी आपकी इच्छा होगी, आपकी रुचि होगी, आपके आत्मा में जैसा विचार होगा, आप वैसे ही बनेंगे, वैसे ही काम करेंगे आप। बी है इसका उत्तर। प्लेटो की न्याय को अवधारणा को रचना प्रकल्प मूलक और शब्द, ऐसे पूरा नहीं लिखा हुआ, आर्किटेक्टोनिक जस्टिस किसने कहा, एमबी फोस्टर ने। आर्किटेक्टोनिक होने के कारण ये जो प्लेटो का न्याय है, ये 2 काम करता है। बताओ क्या क्या करता है, इतना बता दो। आर्किटेक्टोनिक होने की वजह से प्लेटो का न्याय 2 काम करता है। क्या क्या करता है, एक तो ये चीजों को आपस में कोऑर्डिनेट करता है, यानी जोड़ता है, उनमें समन्वय स्थापित करता है। एक याद करो, एक ये रेगुलाइज करता है, किसी भी सद्गुण को दूसरे से ज्यादा प्रत्येक सद्गुण में बैलेंस बना के रखता है। अगर एक सद्गुण ज्यादा हो गया तो चीजें क्या हो जाएगी, अनबैलेंस्ड हो जाएगी। आपको अनबैलेंस्ड कैसे हो जाएगी, अगर सारे ही बुद्धिमान हो गए तो युद्ध कौन करेगा, अगर सारे ही सैनिक हो गए तो राजा कौन बनेगा, अगर सारे उत्पादक हो गए तो उनकी रक्षा
कौन करेगा। इसलिए तीनों वर्गों में उचित सामंजस्य और तीनों ही सद्गुण होने चाहिए। कोई भी सद्गुण एक से ज्यादा वो होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग तो सर्वोच्च वो एक मुख्य सद्गुण, वो बड़ा सद्गुण कौन सा है? बुद्धि है ना। आपके अकॉर्डिंग तो बुद्धि बहुत ही अच्छा सद्गुण है, सब में बुद्धि होनी चाहिए। तो फिर साहस और संयम नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। तो न्याय क्या करता है, तीनों को उचित मात्रा में बनाए रखता है। अगर सारी मैं ही रानी तू ही रानी, कौन भरे प्लिंड है में पानी, गड़िया में पानी कौन भरसी। तो सारे ही शासक हो गए तो उत्पादन कौन करेगा। इसलिए तीनों वर्ग भी सही होने चाहिए और तीनों सद्गुण भी होने चाहिए। इनमें उचित नियंत्रण में रहने चाहिए। कोई भी एक से ज्यादा, एक अकेला नहीं हो जाए, दो बाकी दो को दबाए नहीं ले, तीनों होने चाहिए। अब जैसे एक आर्किटेक्ट है, चलो वो सभी मिस्त्रियों को लाके भांति भांति के, राज मिस्त्री है, प्लम्बर है, लाइट वाला है, छत वाला है, फर्श वाला है, सबको लाता है, टाइल्स वाले को, सबको कोऑर्डिनेट करता है, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, हो गया। अब क्या हुआ, एक राजमिस्त्री उसने गेट बनाया और सुथार ने, कारपेंटर ने गेट बनाया। गेट उसे बहुत ही बड़ा बना दिया, सुंदर बहुत बनाया लेकिन बड़ा बना दिया, लेकिन वो गेट में फिट ही नहीं हो रहा। तो वो कहेगा गेट छोटा कर, सुंदर बना लेकिन छोटा कर इसको, ताकि वो नियंत्रित करता है। जैसे वो कोई चीज बड़ी होती है ना और एकमात्र होने की कोशिश करती है, औरों पे छाने की कोशिश करती है, औरों को दबाने की कोशिश करती है, उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो आर्किटेक्टोनिक के रूप में न्याय दो काम करता है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, या कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलाइज, विनियमित करता है। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल दो काम करता है आर्किटेक्ट के रूप में न्याय। एम.बी. फोस्टर। ये तो मिला ही दोगे, ये तो सिंपल है। सही है। अरस्तु की पॉलिटिक्स, प्लेटो की रिपब्लिक, कौटिल्य का द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। क्या क्या आएगा, BADC हो गया क्या? ठीक है, ये तो पुस्तक है। ये आज तक सबसे सिंपल वर्सन था। ये प्लेटो की राजनीतिक विचारों से संबंधित नहीं है। रूपों का सिद्धांत मैं लिख देता हूं, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, प्रत्यय का सिद्धांत है क्या प्लेटो का? रूपों का सिद्धांत है। रूप होते फॉर्म, आत्मा, ठीक है। भाग्य एक स्त्री के रूप में किसका है? मैकियावेली का है। विभाजित रेखा प्लेटो का है, डिवाइडेड लाइन। और धातुआं, तीन वर्ग, तीन धातुएं, मिथक है उसका। ये देखो वही बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप ध्यान से देखो। तो ये मैकियावेली का है। नीचे इनका मिलान क्या था वो अलग से पूछ लिया इसका। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। इंग्लिश में पढ़ोगे तो ये है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। रूप बोलते हैं, आकार भी बोलते हैं। यहां कहते हैं रूपों, रूप तो ब्यूटी को बोलते हैं, ब्यूटी नहीं है। इसकी इंग्लिश क्या है? फॉर्म्स है। आइडिया नहीं है, फॉर्म्स। आत्मा, आत्मा में पौधे होते हैं आइडिया, फॉर्म्स में आइडियाज पैदा होते हैं। मूल पाठों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। अब इनको सेट करो आप। हो जाएगी। ये सबसे पहले ये आई अपोलॉजी, इसकी प्रथम डायलॉग है, लेकिन ये मोनोलॉग ज्यादा है। फिर रिपब्लिक आई, फिर स्टेट्समैन, और इसकी अंतिम किताब लॉ, जो उसके मृत्यु के बाद वो ओप्स द फिलिप्स कौन था उसने प्रकाशित करवाया था इसको। द लॉज अंतिम पुस्तक है। तो हो गया 1, 2, 4, 3। जॉर्जियाज प्राणी है, रिपब्लिक प्राणी है? जॉर्जियाज प्राणी। प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति और का अपना सिद्धांत विकसित किया। अनंत वास्तविकता की प्रकृति, अनंत वास्तविकता है ऐसी वास्तविकता जो अनंत है, जो कभी समाप्त नहीं होती। आत्मा का सिद्धांत ढंग से काम में वर्णित किया है। ये है द टीमियोस के अंदर। ये तो शायद वैसे याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं। तो रिपब्लिक में सब जगह थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, लेकिन ये टीमियोस में है जो आत्मा पे लिखा गया है।
टीवी में उसमें 2-3 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखो, एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग, एक कार्य के रूप में न्याय किसका है? प्लेटो का है। ठीक है, एक और ढूंढ सकते हैं। अभी तक जो जितने भी न्याय किए उनमें से एक और ढूंढ सकते हैं आप। शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय किसका? थ्रेसिमेक्स का। 2 तो आप कर ही सकते हो। अब न्याय, जस्टिस एज फेयरनेस, न्याय निष्पक्षता के रूप में या उचितता के रूप में, जस्टिस एज फेयरनेस किसका है? जॉन रोल्स का है। आप रोल्स करोगे तो याद हो जाएगा। अनुपातिक समानता, जिस रूप में आप में सद्गुण है, आपको वितरण उसी रूप में होगा। सब बराबर है नहीं होंगे। ये मेरिटोक्रेसी है कि आप सद्गुणों के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा सब कुछ। अनुपातिक समानता, निरपेक्ष समानता नहीं, अनुपातिक समानता। किस क्या है ये? अरस्तु का। चलो मैं 2 समानताएं लिखता हूं। एक है अनुपातिक समानता, एक होती है निरपेक्ष समानता। दोनों में अंतर क्या है? अनुपातिक समानता है कि आपको आपके सद्गुणों के अनुपात में मिलेगा। आप ज्यादा सद्गुण है ज्यादा मिलेगा, कम सद्गुण है तो कम मिलेगा। निरपेक्ष समानता क्या होती है? सबको एकदम बराबर कर देना। बच्चों के नंबर आ रहे हैं 36%, 50%, 90%। जितने सद्गुण है उसके अकॉर्डिंग वो सबके साथ समान व्यवहार हो रहा है। ये तो अनुपातिक समानता है। कमजोर बच्चे बोले हमें दुख होता है जब 99% आते हैं। कई बार एक लड़की इतने नंबर ले जाती है कि उसमें 3 लड़के पास हो जाते हैं। 99% नंबर ले गई वो, तो 33 और 33 कितने लड़के पास? 30। वो सारे लड़के कहते हैं इस लड़की को कितने नंबर दो? 33 नंबर दो। ये कौन सी समानता है? निरपेक्ष समानता। क्लास में सभी बच्चों के 33 नंबर आने चाहिए, या हमें सबको 99 दो। ये निरपेक्ष है। अब देखो, इसमें फिर दिक्कत आएगी। अवधारणाएं कैसे बनती है इनको क्लियर करना पड़ता है दोनों के मध्य। यहां तक तो समझ में आता है, अब ये नहीं समझ में आता संभूति के क्षेत्र पर विचार। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं? छोड़ने लायक होते हैं। देखो मैं भी जो 38 वाला है इसको आपको देख के बताऊंगा। ये कभी नहीं किया अपने एलियाटिक्स, हेराक्लिस तो किया था। संभूति का क्षेत्र, समान अनुभूति का क्षेत्र। समान अनुभूति किसकी होती है? आत्मा की जो समान अनुभूति होती है कि घोड़े अलग अलग होते हैं लेकिन उन सब का विचार एक होता है। घोड़े बुरे, अच्छे, बड़े, छोटे, तकड़े, लंगड़े, जैसे भी हो सकते हैं। ये तो हेराक्लिस तो किया था। सुकरात ने अवधारणाओं के स्पष्टीकरण पे पूरा जोर दिया। ये 2 तो याद ही रखना आप। अवधारणाओं का स्पष्टीकरण क्या होता है कि हर जगह खड़ा हो जाता है, बताओ न्याय क्या है, स्पष्ट करो। सद्गुण क्या है, बताओ। देवी देवता होते हैं क्या, बताओ। साम्यवाद अच्छा है क्या, बताओ। क्या स्त्रियों का साम्यवाद आ सकता है क्या, बताओ। संपत्ति भ्रष्ट करती है या नहीं करती, बताओ। ये अवधारणाएं हैं। इन अवधारणाओं का वो स्पष्टीकरण के लिए द्वंद्व करता था लोगों से, और उस द्वंद्व के माध्यम से ये बताता था कि जो तुम अपने को ज्ञानवान समझ रहे हो, क्या तुम वास्तव में हो क्या? तो अनुभूति करा देता था कि तुम ज्ञानवान है नहीं हो, क्योंकि जो तुम तर्क कर रहे हो उसमें कहीं न कोई कमी है। तो अपने आप को कभी भी पूर्ण ज्ञानी मत मानो। ये अवधारणाएं खोजता है वो, हर चीज की व्याख्या करने की कोशिश करता है, अंतिम सत्य तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो कंसेप्ट क्लियरिटी करता है वो। ये 2 तो मुझे पता था। अब निरपेक्ष संभूति, एब्सोल्यूट जो आइडियाज है, इसका क्षेत्र क्या क्या है इसके बारे में ये कहता है ये नहीं है इसमें। देखो मैंने इसको नहीं पढ़ा कहीं भी। ये कोई गंभीर विचारक है, उसने पेपर बनाया, उसने दे दिया है। वैराग्यवर्ती और कठोर स्वयातना का विचार। अच्छा चलो ऐसी सिंपली चर्चा करें, हालांकि इस तक पहुंच नहीं सकते अपन, क्योंकि अपने को उत्तर पता चल गया। अब पहुंच सकते हैं। क्या प्लेटो वैराग्यवर्ती वाला था क्या, या कठोर स्वयातना थी क्या उसके अंदर? निरपेक्ष वैराग्यवर्ती,
सापेक्ष वैराग्यवर्ती तो है कि आप परिस्थितियां देख के वैराग्य धारण कर लो, क्योंकि आप उत्पादक नहीं है बल्कि आप शासक हैं, इसलिए छोड़ दो चीजों को। निरपेक्ष वैराग्यवर्ती है कि आप हर चीज छोड़ दो चाहे कोई हो और आप बुद्ध बन जाओ। तो प्लेटो का जितना भी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स था या थ्योरी ऑफ आइडियाज था या फॉर्म ऑफ द गुड था, उसका उद्देश्य संत बनाना था या दार्शनिक राजा? संत में और दार्शनिक राजा में अंतर होता है। संत तो सबको छोड़ छाड़ के जंगल में चला जाता है, दार्शनिक राजा यहाँ रहता हुआ सबका भला करता है और खुद के लिए कुछ भी नहीं करता। संत क्या करता है? संत अपने लिए करता है सब कुछ, उसका वैराग्य हो जाता है, वो चला ही जाता है समाज को छोड़ के। दार्शनिक राजा समाज के बीच में रहता हुआ सबका कल्याण करता है। तो सही व्यक्ति कौन होता है? कोई एक संत है ना, वो अपनी किसके लिए काम करता है? अपने मोक्ष के लिए काम करता है। बुद्ध एक संत था, उसने कभी भी अपने मोक्ष के लिए काम नहीं किया। उसने किसके लिए काम किया? दूसरों के लिए काम किया, कि आप उसने सही रास्ता दिखाया कितने लोगों को। अब कोई व्यक्ति सबको छोड़ छाड़ के हिमालय में चला गया, गुफाओं में रह रहा है, तो क्या वो सही है क्या? नहीं। यहां उतरो समाज में और उसमें सुधार की कोशिश करो। तो ये दार्शनिक राजा बनाना चाह रहा है, निरपेक्ष वैराग्यवर्ती नहीं है। वो कोई कठोर स्व-यातना नहीं है कि खुद को पीड़ा नहीं देनी है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, वैसे उकड़ू हो जाते हैं, या जैसे ऐसी स्व-यातनाएं संत देते हैं अपने आप को। ऐसा कुछ नहीं करना आपको। आपको इतना ज्ञान है कि स्व-यातना की जरूरत ही नहीं है। आपको खुद को ही पता है कि मुझे इन चीजों का भोग नहीं करना है, क्योंकि ये तो नाशवान चीजें हैं। ऐसी अपन ऐसी व्याख्या कर सकते हैं कि उत्तर पता चल गया, लेकिन उत्तर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था इसके अंदर। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करो, जो कभी कहीं नहीं पढ़े होते, देखे नहीं होते, उनको क्या करो, छोड़ दो। लेकिन अब जो कि आ गया है, तो ज्यादा नहीं तो सुकरात अवधारणाओं का स्पष्टीकरण का काम करता है। और हेराक्लिटस ने क्या कहा है? संभूति का क्षेत्र। पाइथागोरस और 3-4 किए हुए अपने आप देखना, बॉक्स में बना हुआ है सारा। मोनोलॉग शैली में कौन सा लिखा गया है? इसका उत्तर पता नहीं है। लॉज में 3 व्यक्ति चर्चा करते हैं, स्टेट्समैन भी डायलॉग शैली में है। इसका उत्तर है कि रिपब्लिक है। रिपब्लिक में तो कितने लोग चर्चा करते हैं आपस में? मोनोलॉग है ही नहीं। मोनोलॉग क्या होता है मैंने बताया था, एक व्यक्ति ज्यादा चर्चा करता है, कोई मोनोलॉग है ही नहीं इसके अंदर। तो इसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। लेकिन अगले ने, मानने वाले ने क्या मान लिया? रिपब्लिक। रिपब्लिक तो मोनोलॉग नहीं है। डायलॉग में और मोनोलॉग में क्या फर्क होता है? डायलॉग में बहुत सारे लोग आपस में चर्चा करते हैं ना, 2-3 तो करते। लॉज में 3 व्यक्ति चर्चा करते ही हैं। लॉज के तीनों पत्र याद रखना, क्वेश्चन आता है बहुत ही, तीनों पात्रों के ऊपर। क्रीट का क्लीनियस था, मेगालस था स्पार्टा का, और एथेनियन एथेंस वासी जो खुद प्लेटो है। तो इसका नहीं पता ये कौन सा है। इसी के साथ आज अभी और है क्या, सिंपोजियम फिलेबस टीमियोस और रिपब्लिक, ये काय पे लिखी हुई है? देखो, रिपब्लिक तो राजनीति के क्षेत्र पे लिखी हुई है, सिंपोजियम प्रेम और सौंदर्य के ऊपर लिखी गई है। 2 टीमियस काय के ऊपर है। अब इनको 2 को मिलाओ पहले तो है बी आएगा। जब बी आएगा तो सी का क्या आएगा? 1 भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का क्षेत्र टीमियोस, संभूति का क्षेत्र भौतिक अस्तित्व। इस टीमियोस को ढंग से करना पड़ेगा एक तो कल अपन ऐसा करते हैं, मैं आपको ये टीमियोस, इस पे 2-3 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। कल चर्चा करते करते ही जब अरस्तु की फिलोसॉफी करेंगे तब मैं आपको ये और कराऊंगा। कौन सा? टीमियोस है ये करवाता हूं कल आपको। इसका उत्तर क्या आया? बी। प्लेटो के लिए ज्ञान न तो प्रत्यक्ष ज्ञान है और न ही राय है। पहला सही है गलत है? देखो, गलत है सही है? सही है। प्लेटो के लिए ज्ञान न तो प्रत्यक्ष ज्ञान है
प्रत्यक्ष ज्ञान पॉजिटिविज्म, जो दिखाई दे रहा है वो सत्य है नहीं है, वो तो सत्य की छाया है। और नई क्या है ये ओपिनियन, वही बातें फिर घूर के वापिस आ गई। सही मत या राय, सही मत या राय ज्ञान है। बताओ। पहला तो सही है, सही मत राइट ओपिनियन नॉलेज है। राइट ओपिनियन की क्या परिभाषा है? मैं कहूंगा मेरी ओपिनियन सही है, ये भाई कहेगा मेरी है, ये कहेगा मेरी है, तो ये तो सही ओपिनियन होती ही नहीं है। ओपिनियन तो सापेक्ष होती है। तो क्या कौन डिसाइड करेगा कि ये मत सही मत है? ये तो सापेक्ष होता है, तो कोई मत सही मत है नहीं होता, ये तो बदलता रहता है काल के अकॉर्डिंग। जो आज अपने को सही लग रहा है वो कल अपने को क्या लगेगा? गलत भी तो लग सकता है। यही गांधी थे, 47 तक आते आते अप्रासंगिक हो गए थे। ये इंदिरा गांधी थी जो 71-72 तक पूजी जाती थी और 70 तक आते आते अप्रासंगिक। ऐसे विचार होते हैं, ऐसी व्यक्ति होते हैं, ऐसी वस्तुएं होती है। तो उत्तर है एक तो है सही और ये है गलत। तो ए सत्य है और आर असत्य। उत्तर क्या आया? सी। ये देखो, प्लेटो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करो? विचार करो। कैलिपोलिस प्लेटो के राजनीतिक दर्शन और स्वयं रिपब्लिक का केंद्र है। पहला बताओ आप। तो राजनीतिक दर्शन कैलिपोलिस के लिए, उसका पूरी फिलोसफी जो भी है, उसकी मेन पुस्तक रिपब्लिक तो है और रिपब्लिक का केंद्र है। कैलिपोलिस का अर्थ है अच्छा या अधिकतम खुश मानव समुदाय। सही है, दोनों ही क्या सही है। तो इसका उत्तर आया सी। प्लेटो का पुनः प्रकटन काय के अंदर है? कौन कह रहा है इसका उत्तर ए है? कौन कह रहा है इसका उत्तर बी है? कौन कह रहा है इसका उत्तर सी है? और कौन कह रहा है इसका उत्तर डी है? अच्छा, मैंने पुस्तकें याद कराई थी, 2 पुस्तकें और करवाई थी इसमें। रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक पुस्तक ओशियाना करवाई थी किसी की मैंने आपको, किसकी? हेरिगटन की ओशियाना। मैंने आपको 5 पुस्तकें कराई थी जिसपे किसका प्रभाव है? प्लेटो की रिपब्लिकन का पुनः प्रकटन। ये सब यूटोपियन पुस्तकें हैं। मैंने आपको सर थॉमस मूर की यूटोपिया, मैंने कहा था इन पुस्तकों का थोड़ा थोड़ा पता कर लेना, फोटो खींच के डालना, ये क्या है, ये किसकी लिखी हुई है, क्यों लिखी हुई है। कंपानोला की, सिटुएशन और बैंकन की न्यू अटलांटिस, और हेरिगटन की ओशियाना, और रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है जहां भ्रष्टाचार नहीं हो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब इसमें प्लेटो का रिपब्लिकन का पुनः प्रकटन है। प्लेटो के भी लॉज का उनका नहीं, बल्कि किसका? रिपब्लिकन का पुनः प्रकटन है। ये रोमांटिसिज्म है इन सब के अंदर। इसमें यूटोपियन है, काल्पनिक है ये थोड़ी सी, प्लेटोनिक है। इसका सही कर्म बताओ चलो। बताओ करो। सही कर्म बताना। तो आप इतने बता दो, सबसे पहले क्या रखेंगे? सही कर्म बताना। कोई कर्म, सही कर्म बताओ। आप तो बताओ सही, आरोही अवरोही मत करो, सही कर्म बताओ आप। सबसे पहले आती है बुद्धि।
फिर आता है साहस, फिर आता है संयम, फिर चौथा सद्गुण है न्याय। लेकिन चौथा तो है, लेकिन सर्वोच्च है। तो सर्वोच्च सद्गुण कौन सा है? न्याय। ये तीनों जिसमें बहुत ज्यादा हो वो न्याय होता है। तीनों का जिसमें उचित सामंजस्य पाया जाए वो न्याय है। इन तीनों को जो जोड़ दे वो न्याय है। तो ये इन तीनों को, ये तीन है गारा, सीमेंट और वगैरह वगैरह, ऐसा मान लो, ईंट, गारा, सीमेंट। लेकिन तीनों को जोड़ के घर कौन बनाता है? न्याय। इसे न्याय सर्वोच्च है, न्याय मिस्त्री है, न्याय आर्किटेक्ट होने का है। तो इन तीनों को सही रूप में रखता है, जोड़ता है। तो एक बुद्धि, साहस, संयम और न्याय, ये तीनों को जोड़ देगा तब होगा न्याय। न्याय चौथा सद्गुण है, लेकिन सर्वोच्च सद्गुण है। तो इसका उत्तर, हाँ उत्तर लिखा है नहीं, क्या है? सी है। केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं है, बल्कि शिक्षा पर भी लिखी गई है। ये तो रूसो का कहा हुआ है। रूसो ने खुद ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? एमाइली एक बालक की कहानी है। एमाइली बालक है एक। प्लेटो आज जीवित होता तो आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी, लालों से अधिक लाल होता। मैक्सी का कथन किया था, लालों से भी अधिक लाल। यानी इनका रंग क्या होता है? क्रांति, रेडिकल। चलो, ये प्लेटो पे क्वेश्चंस क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।